हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज है हमारी सीरीज़ का डे 4। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड चैप्टर। नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, इन सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और समझने वाले हैं एट लास्ट कि आखिर इनमें से कौन सी फर्म कौन सी सिचुएशन में सूटेबल है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की। तो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप आखिर होता क्या है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म है which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profits and bearer of all risk। इसका क्या मतलब है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म है जिसको ओन, मैनेज और कंट्रोल सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन करता है। वो इंडिविजुअल पर्सन कौन होता है? जो रेसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, यानी जितने भी प्रॉफिट हमारे पास होंगे बिजनेस में उन सबको रिसीव वो पर्सन करेगा, और अगर कोई लॉस होगा, कोई रिस्क होगा, तो उस रिस्क को, उस लॉस को भी बियर वही इंडिविजुअल पर्सन हमारा करेगा। तो सिंपल टर्म से बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल होता है जो ओनर होता है बिजनेस का, जो बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस में उसको अर्न करता है, और अगर कोई रिस्क होता है, कोई लॉस होता है तो उसको बियर करता है। अब बात करें अगर हम फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म जो है वो बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस में लाइसेंसेज या सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फूड इंडस्ट्री में ऑपरेट करेंगे तो आपको फसाई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो FSSAI ऑर्गेनाइजेशन है। सिमिलरली इंडस्ट्री अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी कुछ स्पेसिफिक लाइसेंसेज होते हैं अगर आप कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अदरवाइज नो या मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट की हम बात करें तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है, उन दोनों को वन सिंगल आइडेंटिटी माना जाता है। यहाँ पर सेपरेट आइडेंटिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बच्चों। तो इस केस में जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है बिजनेस का, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है सभी डेट्स को पे करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस से कोई लोन ले रखा है, या वो बिजनेस को अपने क्रेडिटर्स को, जो सप्लायर्स हैं, उनको पैसे पे करने हैं, जो गुड्स, जो रॉ मटेरियल उन्होंने बिजनेस से परचेज करा है। इन केस अगर बिजनेस कैपेबल नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो कैपेबल नहीं है उस डेट को, उस अमाउंट को पे करने के लिए, तो सोल प्रोप्राइटर जो है, बिजनेस का ओनर जो है, उसको अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेल करना पड़ सकता है उन डेट्स को रीपे करने के लिए। जो यहाँ पर भी लिखा है कि इफ फंड्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे द डेट, देन पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर मे बी यूज्ड टू पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी बात हमने अभी करी थी कि बिजनेस और ओनर जो हैं उन्हें वन सिंगल आइडेंटिटी माना जाता है। उन दोनों के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं माना जाता। जो डिफरेंस हम पार्टनरशिप यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी में करते हैं, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है बच्चों, वहां पर बिजनेस को और जो इंडिविजुअल उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, उन दोनों को हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं। लेकिन ऐसा केस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में नहीं होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। ये बात हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी कि जो प्रोप्राइटर है वो सोल रिस्क बियरर है और सोल प्रॉफिट रेसिपिएंट भी है। बिजनेस में अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है या कोई भी लॉस हो रहा है, उसको प्रॉफिट को अर्न भी, प्रॉफिट को रिसीव भी सोल प्रोप्राइटर ही करेगा,
और अगर कोई रिस्क है, कोई लॉस है, तो उसको बियर भी सोल प्रोप्राइटर ही करेगा। अगला हमारा फैक्टर है बच्चों कंट्रोल का। तो सोल प्रोप्राइटर इज द ओनली ओनर ऑफ द फर्म एंड हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स बिजनेस। All the rights, responsibilities, and decisions are in the hands of the owner himself. No one can interfere in the business without permission of the owner. अब ये पूरा पढ़ के हमें क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि जो बिजनेस का टोटल कंट्रोल है, 100% कंट्रोल, चाहे बिजनेस को कैसे रन करना है, कैसे मैनेज करना है, ओन करना है, उसमें क्या डिसीजंस लेने हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वो सभी डिसीजंस जो सोल प्रोप्राइटर है, जो ओनर है बिजनेस का, उसकी सोल अथॉरिटी है उस सभी डिसीजन मेकिंग में। कोई और पर्सन, कोई थर्ड पार्टी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकती without the permission of the owner. Next thing is lack of business continuity. Since business and owner are one, so in case of death, imprisonment, insolvency or bankruptcy of the sole owner, business cannot be continued and has to shut down. However, there is an exception to this feature. If there is a beneficiary, then a successor or nominee or legal heir of the owner can run the business. अब यहाँ पे सिंपल बात क्या कही गई है बच्चों, क्योंकि बिजनेस और जो सोल ओनर है, जो ओनर है बिजनेस का, उनकी दोनों की आइडेंटिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिस्टिंग्विश हम नहीं कर रहे हैं उन दोनों की आइडेंटिटी को। तो इन केस अगर जो ओनर हैं, जो सोल प्रोप्राइटर है, उनकी डेथ हो जाती है या उनको जेल हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो उस केस में बिजनेस को शट डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओनर नहीं है तो बिजनेस भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखिए कि इसका एक एक्सेप्शन भी है। अब वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर जो प्रोप्राइटर है उनका कोई बेनिफिशियरी है या सक्सेसर है या नॉमिनी है या कोई लीगल हियर है, तो वो उस बिजनेस को रन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर है, वो एक बिजनेस को लगभग 30 ईयर्स से चला रहे हैं। 30 या 40 ईयर्स ऑफ बिजनेस के बाद उनकी एज अराउंड 80-85 हो गई और उनकी डेथ हो जाती है। तो इन केस अगर कोई भी उस बिजनेस का लीगल नॉमिनी नहीं है, लीगल हियर नहीं है, तो वो बिजनेस क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर उनका जो बेटा है या उनकी बेटी है, जो भी उनकी फैमिली में कोई भी मेंबर, अगर उन्होंने एज ए लीगल हियर अपना, एज ए सक्सेसर अपना अपॉइंट कर रखा था ऑलरेडी, उसके नाम उस बिजनेस को कर रखा था कि मेरे बाद ये पर्सन इस बिजनेस को रन करेगा, तो इन दैट केस बिजनेस रन होता रहेगा, बिजनेस को शट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला तो है क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर है उसे डिसीजन मेकिंग में किसी को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसके पास फ्रीडम है बिजनेस में सोल डिसीजन लेने की। तो इन दैट केस डिसीजन जो है क्विक मैनर में लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक फैमिली में डिसीजन लेना है और आपको कहा गया कि ये डिसीजन आपको ही लेना है, तो ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस डिसीजन को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस डिसीजन के लिए 4 लोगों से कंसल्ट करना पड़े, आपको पहले 4 लोगों के ओपिनियन लेने पड़े, तो आपके डिसीजन का जो टाइम है ना, वो सिर्फ आप पर नहीं, उन 4 लोगों पर भी डिपेंड करेगा जिनका आपको ओपिनियन लेना है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है बच्चों, एक सोल ओनर है, सारे डिसीजंस बिजनेस से रिलेटेड उसे ही लेने हैं, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है बिजनेस में, क्योंकि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, किसी की भी कंसल्टेंसी जो प्रोप्राइटर है उसको लेने की जरूरत नहीं है, और उसके पास एक कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है बिजनेस में डिसीजन लेने की। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों है? बिकॉज ही इज नॉट बाउंड बाय लॉ टू पब्लिश द अकाउंट्स ऑफ हिज बिजनेस, अनलाइक अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और इन केस ऑफ LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑल्सो। लॉ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं जिनकी वजह से ये मैंडेटरी होता है कि वो अपने टाइमली रिपोर्ट्स को
अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते रहें, गवर्नमेंट के साथ शेयर करते रहें अपनी एनुअल या क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस को, अपनी एनुअल या क्वार्टरली रिपोर्ट्स को। ये कंपल्जन सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होती बच्चों। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको आउटसाइड पार्टी को, किसी थर्ड पार्टी को रिवील करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसीलिए हम इंफॉर्मेशन जो भी है बिजनेस रिलेटेड उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, उसकी सीक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बिकॉज लीगल फॉर्मेलिटीज मिनिमल होती हैं या कुछ केसेस में नहीं भी होती हैं, तो इसीलिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को बहुत ही इजीली फॉर्म कर सकते हो और बहुत ही इजीली आप जब भी चाहो उस बिजनेस को क्लोज कर सकते हो। डायरेक्ट इंसेंटिव, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनका सोल रिसिपिएंट सोल प्रोप्राइटर होता है, जो फर्म का प्रोप्राइटर है वो होता है, तो इसीलिए उसके लिए एक डायरेक्ट इंसेंटिव होता है उस बिजनेस में इन्वॉल्व होना। देयर इज नो नीड टू शेयर प्रॉफिट्स, डज नॉट अराइज एज ही इज द सिंगल ओनर, प्रोवाइड्स मैक्सिमम इंसेंटिव टू सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड, क्योंकि उसे बिजनेस में अर्न किए गए प्रॉफिट्स को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना, तो ये एक मोटिवेशन की तरह भी काम करता है प्रोप्राइटर के लिए कि वो मैक्सिमम हार्ड वर्क करे ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके और मैक्सिमम अपने लिए इनकम जनरेट कर सके। लास्ट इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। कोई भी टास्क आप लोग करते हैं, अगर आप उस टास्क को अकेले कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो आपको ऐसे अकम्प्लिशमेंट्स वाली सेंस आती है ना, आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, आपको खुशी होती है वो काम टास्क पूरा करने के बाद। फॉर एग्जांपल, आपको स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन मिली बनाने के लिए कि आपको ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, आपको इस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनानी है, एक पीपीटी बनानी है और उसके बाद उसे क्लास के सामने प्रेजेंट करना है। आपने वो चीज़ कभी करी नहीं, लेकिन आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि आपको कोई टास्क मिला है, आपको कोई ऐसे क्लास के सामने रिप्रेजेंट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आपने उस प्रोजेक्ट पर, उस प्रेजेंटेशन पर काम किया, हार्ड वर्क किया, अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, उसको अच्छे से प्रेजेंट किया और आपको उसके लिए अवार्ड भी मिला। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन है जब आप खुद के लिए काम करते हैं और खुद से एक अच्छा काम करते हैं। जैसे बिजनेस अगर सक्सेसफुल होगा तो सोल प्रोप्राइटर जो हैं उनके लिए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है। सिमिलरली अगर आपको जो स्कूल से टास्क मिलता है वो आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपके लिए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ रही हैं, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो ये मेरे लिए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है बच्चों। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अब देखते हैं कि क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि बिजनेस में एक इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटर है सिर्फ उन्हीं के इन्वेस्टमेंट है, वही जो भी कैपिटल लेकर आ रहे हैं बिजनेस के लिए उसी अमाउंट को हमने इन्वेस्ट कर रखा है। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ना बिजनेस में बच्चों, वो लिमिटेड हो जाते हैं। हो सकता है हमें एक फैक्ट्री यूनिट स्टार्ट करनी है, लेकिन फैक्ट्री में जो मशीनरीज हमें परचेज करनी है वो बहुत ही एक्सपेंसिव अमाउंट की है। अगर हम एक पार्टनरशिप फर्म की बात करें या एक कंपनी की बात करें, तो वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूज होते हैं। वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल होता है ना, वो सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में मल्टीपल टाइम्स होता है। रीज़न, क्योंकि अगर यहाँ पर एक ही इंडिविजुअल है, वहाँ पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 होते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं या बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इसीलिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका पहला डीमेरिट या उसका पहली लिमिटेशन ये है कि रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि वो सिर्फ पर्सनल सेविंग्स या बोरोइंग्स पर डिपेंड करते हैं। कोई भी ऐसी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में नहीं आती जो आपको कैपिटल रेस करने में या फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ये हमने पढ़ा ही था कि क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप ओन्ड और कंट्रोल होता है एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, तो अगर उसका डेथ हो गई
इंसैनिटी है, इम्प्रिजनमेंट हो गई यानी जेल हो गई उसे, कोई फिजिकल एलिमेंट हो गई, बीमार हो गया वो या बैंकरप्ट हो गया, तो उस केस में बिजनेस क्लोजर की स्टेज पर भी आ जाता है बच्चों। नेक्स्ट डीमेरिट या लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे है? क्योंकि हमने ये बात करी थी कि अगर बिजनेस में जो फाइनेंस या कैपिटल अवेलेबल है, बिजनेस के पास जो पैसा अवेलेबल है वो इनसफिशियंट है बैंक बोरोइंग्स या किसी भी तरह के डेट को रीपे करने में, पे ऑफ करने में, तो इन दैट केस सोल प्रोप्राइटर के जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको भी सेल करना पड़ सकता है उन डेट्स को, उन लोन्स को रीपे करने के लिए। तो इसीलिए जो क्रेडिटर्स या बैंक जो भी जिसने भी बिजनेस को डेट दे रखा है उसके लोन की लायबिलिटी सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की खुद की भी ड्यूटी है कि वो उन डेट्स को रीपे करे, यानी कि वो अपने पर्सनल एसेट्स, जैसे कि अगर उसका कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई भी उसकी पर्सनल एसेट्स, ज्वेलरी वगैरह, उसको भी सेल करके उसे डेट को रीपे करना पड़ेगा। एंड लास्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल लायबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम पढ़ते हैं। ओनर हैज टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी if varied managerial tasks such as purchasing, sale, finance. It is rare to find an individual who excels in all these areas, thus decision making may not be balanced in all cases. Also, due to limited resources, sole proprietor may not be able to employ and retain talented and ambitious employees. अब यहाँ पर बच्चों पूरे मैनेजमेंट सिस्टम की हमने बात करी है, किस तरीके से एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो मैनेजरियल टैलेंट है या जो मैनेजरियल स्किल रिक्वायर्ड है सेल्स में, फाइनेंस में, एचआर में, मार्केटिंग में, उन सब की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। बिकॉज या तो सोल प्रोप्राइटर जो है, जो इंडिविजुअल बिजनेस को रन कर रहा है, जिसने बिजनेस को स्टार्ट करा है, वही बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली चला रहा है। इन दैट केस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल के पास सारी स्किल्स अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बिजनेस रन करने के लिए सारी स्किल्स अवेलेबल हो या मेरे पास सारी स्किल्स अवेलेबल हो सकता है मैं टीचिंग में अच्छा हूँ लेकिन मेरे को मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। हो सकता है कोई दूसरा पर्सन है जिसको फाइनेंस, जिसको एचआर की नॉलेज है लेकिन उसको भी मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसको फाइनेंस के बारे में नहीं पता, या उसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे चलता है उसके बारे में नहीं पता। तो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट स्किल सेट होती है। ये ज़रूरी नहीं कि एक बिजनेस में जितने स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे स्किल्स एक इंडिविजुअल को आते हों बच्चों। Now coming to the next, we will be talking about the Hindu undivided family or joint Hindu family business. अब जो JHF है बच्चों, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इंडिया में मिलता है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस है वो इंडिया का ही एक कॉन्सेप्ट है और इसीलिए ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया तक ही रिस्ट्रिक्ट है। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। अब इसका मतलब क्या है, इसको कि JHF बिजनेस रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वेयर इन बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब इससे हमें एक चीज़ ये समझ आई कि ये बिजनेस एक रिलीजन स्पेसिफिक बिजनेस भी है। इस बिजनेस को सिर्फ एक हिंदू फैमिली, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही कैरी ऑन कर सकती है या स्टार्ट कर सकती है, यानी कि किसी और रिलीजन का कोई भी पर्सन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट या रन नहीं कर सकता। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। Basis of membership in the business is birth in a particular family and 3 successive generations can be members in the business। यानी कि आप, आपके पिताजी और आपके दादाजी, ये 3 लोग JHF का पार्ट हो सकते हैं। यानी ये 3 जनरेशन्स जो हैं, ये 3 जनरेशन्स एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट हो सकती हैं। और इस बिजनेस में पार्टिसिपेशन या मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली।
अगर आप इस फैमिली में पैदा हुए हैं जिसमें आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, तो ही आप इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट होंगे। अगर आप किसी और फैमिली में पैदा होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पड़ोस में एक और घर है लेकिन उनके पास जीएचएफ नहीं है, अगर अगर आप उस फैमिली में पैदा हुए होते तो आप इस बिजनेस का पार्ट नहीं हो सकते थे। बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली, जो एल्डेस्ट मेंबर होते हैं, यानी इस सिचुएशन में आपके दादाजी, और उन्हें हम कर्ता कहते हैं। All members have equal ownership right over the property of an ancestor and they are known as co-partners। यानी आपके दादाजी जो करता हैं, उनके अलावा उस जेएचएफ बिजनेस के जितने भी लोग पार्ट हैं, चाहे आप हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपकी मम्मी हो सकती हैं, या आपकी बहन हो सकती है, कोई भी मेंबर आपकी फैमिली का, आपके चाचा जी, ताऊ जी, कोई भी मेंबर आपकी फैमिली का अगर उस बिजनेस का पार्ट है आपके दादाजी के अलावा, तो वो को पार्टनर्स कहलाते हैं और उन सबका इक्वल ओनरशिप राइट होता है प्रॉपर्टी पर, जो भी उस बिजनेस की या उस फैमिली की प्रॉपर्टीज होती हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ जीएचएफ बिजनेस। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो बिजनेस है ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के इसको गवर्न करता है और इसके अंडर ही ये रजिस्टर होता है। एटलीस्ट 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं फैमिली में और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी ज़रूरी है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लायबिलिटी की बात करें तो जो कर्ता होते हैं बिजनेस के, जो भी हमने एग्जांपल लिया उसमें जो आपके दादाजी थे, उनको छोड़ के बाकी जितने भी को पार्टनर्स हैं उन सब की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट कहाँ तक, उनके जो प्रॉपर्टी का शेयर है वहाँ तक। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है, उसमें 10 को पार्टनर्स है और एक आपके दादाजी हैं जो करते हैं, तो आप सबकी लायबिलिटी बिजनेस में 10-10 लाख रुपए की है और आपके जो दादाजी हैं जो करता है उस बिजनेस के, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उनकी लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली वो है, बिजनेस को रन वो कर रहे हैं, तो कर्ता के पास ही कंट्रोल होता है। He takes all the decisions and is authorized to manage the business. His decisions are binding on all other members. जो भी डिसीजन करता लेगा वो डिसीजन सभी को पार्टनर्स पर, जितने भी मेंबर्स हैं उस बिजनेस के, उन सब पर एप्लीकेबल होगा, उन सब पर बाइंड होगा। कॉन्टिन्यूटी की बात की जाए तो क्योंकि इसमें 3 जनरेशन्स काम कर रही हैं, तो जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा कर्ता की डेथ के बाद, वो अगला कर्ता बन जाएगा बिजनेस का और बिजनेस हमेशा स्टेबली रन करता रहेगा। माइनर मेंबर्स की बात करें तो इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस occurs due to birth in a Hindu undivided family, hence minors can also be members of the business। यानी कि आप लोग जो हैं, अभी तो आप सभी आई गेस माइनर ही होंगे, तो आप लोग भी अगर आपकी फैमिली में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, अगर आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, तो आप लोग भी उसके मेंबर बन सकते हैं या उसके मेंबर होंगे भी। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें जो जेएचएफ है, हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है, इसकी मेंबरशिप हमें ड्यू टू बर्थ इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मिलती है। कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स की जो साथ आती है किसके लिए? जिनका मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। यानी कि बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ नहीं है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है लोगों का। मान लीजिए एक एरिया है, वहाँ पर 20 लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करनी है, हम साथ मिलकर कुछ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल ना कुछ सुनते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर मैं यहाँ पर रीड करता रहूँगा और इसको इंग्लिश टू हिंदी करता रहूँगा तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में मान लीजिए 20 फैमिलीज़ हैं। अब उन 20 फैमिलीज़ ने मिलकर डिसाइड करा कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कुछ काम किया जाए। अब इसके लिए उन्होंने क्या करा, वो लोग साथ मिलकर आए, उन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन करा और उनका मोटिव क्या था? वेलफेयर ऑफ मेंबर्स।
तो क्या इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहेंगे? आंसर इज मे बी यस। अब मे बी क्यों कहा मैंने? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक एरिया के 20 लोग अगर साथ में कुछ सोशल वेलफेयर का काम करने लगे तो उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो सिंपल, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जहां पे लोग साथ मिलकर एक मोटिव के साथ आते हैं, जो मोटिव है वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। जो उस सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन कर रहा है, उन सब मेंबर्स का वेलफेयर उस सोसाइटी का एम होता है। अब ऐसी कौन सी सोसाइटीज हो सकती हैं? हो सकता है कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है कोई मैन्युफैक्चर रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, लेबर रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है कोई डेयरी रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कोई भी बना सकता है। किसी भी सेक्टर में अगर वेलफेयर की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, डेयरी सेक्टर में, लेबर में, लेबरों को, तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है। क्योंकि अगर आपका एम वेलफेयर है तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कर लीजिए। अब इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपलसरी है, जो हमने बात करी, तो इसीलिए उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और मेंबर्स बिजनेस से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिफर करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपने नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, उस पर कोई केस कर सकता है और वो किसी और पर केस कर सकती है। थोड़ा सा उल्टा हो गया। कैन स्यू यानी कि वो किसी और पर केस कर सकती है, एंड बी स्यूड बाय अदर्स यानी कि उस पर कोई और केस कर सकता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक कैसे? क्योंकि मेजर डिसीजंस जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैंडल करते हैं इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, इसके बाद इसमें एक मैनेजमेंट कमेटी, एक कमेटी बना दी जाती है जो कि इस बिजनेस का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का डे टू डे वर्किंग देखती है, और जो मेजर डिसीजंस है बिजनेस रिलेटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड, वो भी वही मैनेजिंग कमेटी लेती है। Members of cooperative society have power to choose the members of managing committee, which gives rise to the role of democracy। क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन फॉर्म में मैनेजिंग कमेटी को चूज किया जाता है। जितने भी लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हैं वो सब वोटिंग करते हैं मैनेजिंग कमेटी को चूज करने के लिए, और इसीलिए यहाँ पर डेमोक्रेसी का रोल इमर्ज हो जाता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। कहाँ तक? अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया सिर्फ वही डूबने वाला है अगर बिजनेस बंद हुआ तो। मान लो आपने एक बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिया, ऐसे आपके साथ और 10 लोगों ने लगाया, अब वो बिजनेस डूब गया, भगवान न करे लेकिन वो बिजनेस डूब गया। अब बिजनेस डूब गया लेकिन एक रजिस्टर्ड सेपरेट लीगल एंटिटी थी वो बिजनेस, तो जो 10 लाख रुपया 10 लोगों ने उस बिजनेस में लगा रखा है सिर्फ और सिर्फ वही डूबेगा। कोई भी आपके पास नहीं आएगा कि 10 लाख तो वहां से वसूल लिए, 5 लाख बचे, अब वो तुम लोग 10 लोग मिलकर 50-50 हज़ार रुपये और दे दो। तो इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी है उतना ही तक जहां तक कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है। जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है डूबेगा तो सिर्फ वही। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री में या एग्जिट में, यानी उसका मेंबर बनने में या मेंबरशिप छोड़ने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, डेमोक्रेसी में सबके पास अपने अपने अधिकार हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप मेंबर बन सकते हैं। कभी भी अगर आपका मन ना करे कि आप मेरे को मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं करनी है तो आप मेंबरशिप को छोड़ भी सकते हैं। लास्ट फीचर इज सोशल वेलफेयर। हमने ये बात करी थी कि इसका मोटिव जो है वो सोसाइटी का वेलफेयर है। अब सोसाइटी का वेलफेयर नहीं, बेसिकली जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनका वेलफेयर इसका मोटिव है। साथ ही ये पुअरर या वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए भी काम करता है, और उनका एम जो होता है, मेन एम क्या है सोसाइटी का? टू एलिमिनेट मिडलमैन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर एंड सोसाइटी। बेसिकली अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं, जो मिडलमैन होते हैं उनको एलिमिनेट करने का काम करते हैं, और पुअरर और वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं।
कमिंग टू द नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन है। सॉरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 लोगों की ज़रूरत होती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है वो सिंपल है, जिसमें फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 गवर्न करता है। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन इसलिए कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है। बहुत मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको आप कंप्लीट कीजिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कराइए और आप फिर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। वन मैन वन वोट प्रिंसिपल को ये लोग फॉलो करते हैं, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, हर किसी के पास एक वोट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे हैव कंट्रीब्यूटेड। हो सकता है एक सोसाइटी है उसमें 20 मेंबर हैं, अब इन 20 मेंबर्स का ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा हो बिजनेस में। हो सकता है किसी ने 1 लाख रुपए डाले हो, किसी ने 5 लाख रुपए डाले हो, किसी ने 50,000 रुपये ही इन्वेस्ट करे हो। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इन 3 लोगों के पास भी, चाहे इसने 1 लाख डाले हैं, चाहे 5 लाख, चाहे 50,000, तीनों के पास 1 वोट अवेलेबल है, एक वोट अवेलेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। हमने अभी फीचर्स में बात करी कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो मेंबर्स और सोसाइटी दोनों डिफरेंट होती हैं, दोनों डिफरेंट एंटिटी को अज्यूम की जाती हैं, और इसीलिए जो लायबिलिटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो लिमिटेड होती है अप टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। स्टेबल एग्जिस्टेंस, फिर वही बात हम करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, अगर कोई भी बिजनेस होता है बच्चों, मैं आपको कुछ चीज़ें अभी बता देता हूँ। अगर कोई भी बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपने ये कहीं भी देखा कि ये बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट और स्टेबल एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये हमेशा उस बिजनेस में एप्लीकेबल होगा। क्योंकि अगर बिजनेस और ओनर दोनों डिफरेंट हैं, तो लायबिलिटी जो है ना अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर होगा, और जो एग्जिस्टेंस है वो मेंबर्स की या जो ओनर्स हैं उनकी डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, बैंकरप्सी किसी से भी अफेक्ट नहीं होगा। Economy and operations, members generally offer honorary services to the society as the focus is on elimination of middlemen, helps in reducing costs. मेंबर्स जो हैं उस सोसाइटी के, जो लोग उस सोसाइटी की मेंबरशिप लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो बेसिकली मोस्टली इन जनरल ऑनररी सर्विसेज, यानी कि एज अ रिगार्ड कि आप किसी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ इन रिटर्न मॉनेटरी गेन एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एक एनजीओ में जा रहे हैं कि हमें एनजीओ में जाना है, बच्चों से मिलना है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर जाएंगे, क्या इन रिटर्न आप कोई मॉनेटरी गेन एक्सपेक्ट करेंगे? द आंसर इज नो। तो इसीलिए जो सोसाइटी में है बेसिकली लोग ऑनररी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं, तो इसीलिए सोसाइटी का जो मॉनेटरी एक्सपेंस है वो कम हो जाता है। साथ ही क्योंकि मिडल मैन को एलिमिनेट करने का इनका एम होता है, तो उससे भी इनकी कॉस्ट रिडक्शन होती है, क्योंकि मिडल मैन जो कमीशन चार्ज करेगा वो ये लोग सेव कर पाते हैं। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है जो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, अगर मान लो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है जो गंगा रिवर को साफ करने के लिए बनाई जाती है, या फिर इंडिया में ट्रीज प्लांट करने के लिए बनाई जाती है, या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, तो इस केस में गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज देगी, उनके टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी, लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर लोन उनको अवेलेबल कराएगी, ताकि वो सोसाइटी को प्रमोट करे, और वो सोसाइटी का जो एम है, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड, नेचर रिलेटेड, या फिर हमारी रिवर्स को क्लीन करने से रिलेटेड कोई भी एम उनका है, अगर वो ब्रॉड स्केल पर है, वो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का पार्ट है, तो गवर्नमेंट उस बिजनेस को या उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट करेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के डीमेरिट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला डीमेरिट है लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो यहाँ पर भी लिमिटेड है।
क्यों? Resources of a cooperative society consist of capital contributions of the members with limited means. अब यहाँ पर जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं या जो भी लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनते हैं ना बच्चों, वो एक एक मिडिल क्लास पर्सन होता है। आपके और हमारे जैसे लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म करते हैं। हमारे पास हम और कोऑपरेटिव सोसाइटी हम स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एक मोटिव है सोशल वेलफेयर का, सोसाइटी वेलफेयर का। हमारा मोटिव अर्निंग करना नहीं है। और अगर हम जैसे लोग सोसाइटी को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इतना अमाउंट अवेलेबल नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसीलिए क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं उनके पास लिमिटेड मीन्स होते हैं, लिमिटेड अर्निंग होती है, जिसमें से वो कुछ पार्ट बिजनेस में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको अपनी भी सेविंग्स करनी है, अपनी भी फैमिली को रन करना है। तो इसीलिए लिमिटेड रिसोर्सेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास अवेलेबल होते हैं। Inefficiency in management. Members who offer honorary services on a voluntary basis are generally not professionally equipped to handle the management functions effectively. Cooperative societies are unable to attract and employ expert managers because of their inability to pay them high salaries. अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट है वो भी इनएफिशिएंट होती है। क्यों? क्योंकि जो लोग ऑनरेरी सर्विसेज यानी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या बहुत ही लिमिटेड अमाउंट कुछ लेकर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास प्रोफेशनल स्किल्स तो अवेलेबल नहीं है बच्चों। आपके और हमारे जैसे लोग अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है, हमारा तो पार्ट बनने का हमारा रीज़न ये है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक प्रोफेशनल स्किल या मैनेजमेंट स्किल अवेलेबल हो। तो इन दैट केस जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट नहीं रहता। साथ ही जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, उनके पास जो फाइनेंस है, कैपिटल है, वो बहुत कम अवेलेबल है, तो वो एक्सपर्ट लोगों को या एक्सपर्ट मैनेजर्स को हायर भी नहीं कर सकती क्योंकि उनको सैलरीज बहुत हाई पे करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी. As per the Societies Act Section 7, it is difficult to maintain secrecy about the operations of a cooperative society क्योंकि ओपन डिस्कशंस होते हैं बिजनेस में इन द मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स और डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस भी होते हैं सोसाइटी के। एक सोसाइटी की जो मीटिंग होती है वहाँ पे ओपन डिस्कशंस होते हैं, सभी लोगों को पता चलता है कि मीटिंग में क्या डिसीजन लिए गए हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने जो है डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस भी बना रखे हैं कि आपको अपने बारे में जो भी आपने डिसीजन लिया है वो एनुअली, क्वार्टरली, जो भी फिक्स होगा गवर्नमेंट का कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपको उन सभी डिसीजंस को, अपने फाइनेंसेस को, अपने काम को, सब चीज़ों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए सीक्रेसी मेंटेन करना डिफिकल्ट है इस बिजनेस में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल. अब बच्चों सरकार कुछ दे रही है आपको तो फ्री में तो सरकार कुछ नहीं देगी, साफ सीधी सी बात है। तो इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस related to auditing, submission of accounts, etc. Interference in the functioning of cooperative organization through control exercised by state cooperative departments also negatively affects its freedom of operation. गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको टैक्स कम देने की वो सुविधा दे रहे हैं कि आप कुछ ज़्यादा टैक्स मत भरिए, हम आपको सब्सिडीज़ दे रहे हैं, कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत पार्ट तो हमारा भी बनता है कि हम आपकी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, उसमें थोड़ा इंटरफेयर करें, थोड़ा आपके जो अकाउंट्स वगैरह हैं, आपकी बुक्स हैं, उनको हम भी ऑडिट वगैरह करें। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जिनको वो फंड अवेलेबल करवाती है या जिनको वो लोन प्रोवाइड करवाती है बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे। तो इसीलिए गवर्नमेंट कंट्रोल एक डीमेरिट है यहाँ पर, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें किसी की इंटरफेरेंस आ जाती है तो इफेक्टिव डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर किसी का अपना माइंडसेट है, हर किसी का अपना सोचने का तरीका है। सभी मेंबर्स के बीच में अगर ओपिनियन का डिफरेंस होगा तो क्वेरल हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं और एक डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पर्सनल गेन की वजह से किसी मेंबर के जो वेलफेयर का मोटिव है वो बैक सीट ले ले। क्या क्या मतलब है कि वो
जो प्रायोरिटी थी जिस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट किया था उसको हम बैक स्टेज पर धकेल दें, उस पर हम ध्यान न दें, पर्सनल गेन पर, अपने पर्सनल प्रॉफिट पर हम ज़्यादा ध्यान देने लगे बच्चों। नाउ कमिंग टू द बेसिस, we will be talking about these 6 different types of cooperative societies and we will understand them on the base 4 basis। पहला है establishment, दूसरा है members, तीसरा है इसका एम और चौथा है फंक्शन। तो देखो ये टेबल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बना दिया। आप लोगों की ये ड्यूटी है कि जब ये नोट्स ग्रुप पर आएंगे तो आप लोग इस टेबल को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। हो सकता है आपको किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी के बारे में शॉर्ट नोट लिखना आ जाए, या हो सकता है आपको किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पर इन सभी के बीच डिफरेंस बताने का क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोगों का ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों की ये ड्यूटी है कि जब भी ये नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर आएंगे तो आप लोग हर एक सोसाइटी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इन्हें याद करेंगे, समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बच्चों, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। सिंपल, क्योंकि सोसाइटी कंज्यूमर रिलेटेड है तो इसका एम भी कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या है? जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या है? सेलिंग करना। देखो जो इनका नाम है वही इनका काम है बच्चों। सिंपली अगर कोई सोसाइटी कंज्यूमर्स के लिए बनाई गई है तो वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेगी। प्रोड्यूसर्स के लिए बनाई गई सोसाइटी का एम है कि वो प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करे। मार्केटिंग के लिए बनाई गई सोसाइटी का काम है कि वो प्रोडक्ट सेलिंग में हेल्प करे। और अगर कोई सोसाइटी फार्मर्स के लिए बनाई गई है तो वो हेल्प करेगी फार्मर्स को बेटर इनपुट्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट। देखो अब तुम लोग कह सकते हो कि सर फार्मर्स के सेलिंग के लिए क्या होगा? तो फार्मर्स की सेलिंग के लिए जो इसका आउटपुट बनेगा उसके लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करेगी, क्योंकि मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स है। तो कोई भी पर्सन अगर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ेगा तो वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करेगी उस इंडिविजुअल की उसके प्रोडक्ट को सेल करने में। तो अगर फार्मर्स चाहते हैं कि उन्हें सस्ते दामों पर इनपुट मिले, उन्हें रॉ मटेरियल मिले, तो वो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनेंगे। और अगर वो अपने जो भी फसल है, जो भी उनका आउटपुट है, प्रोड्यूस है, उसको अच्छे दामों पर बेचना चाहते हैं तो वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी पार्ट बन सकते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो इस्टेब्लिश की गई है फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। सस्ते अमाउंट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाए, उसके लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया जाता है। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी किसके लिए बनाई जाती है? तो ये लोग तो आपने बहुत सुना होगा, ये बनाई जाती है हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए एट रीजनेबल कॉस्ट। उसके अलावा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को जो है, हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पर भी कई बार फ्रेम किया जाता है ताकि जो वो एरिया है, वो सोसाइटी है, उसकी डे टू डे वर्किंग को मैनेज किया जा सके, उसके डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे डील किया जा सके। अब मेंबर्स कौन कौन बनते हैं सोसाइटी के? तो जिन भी कंज्यूमर्स को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइसेस पर ऑब्टेन करने होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम या आप लोग हैं, हम लोगों को सस्ते दामों पर अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मार्केट घूमने की बजाय एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बन जाएंगे। अब ये सोसाइटी क्या करेगी? ये सभी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेगी और ये फाइंड आउट करेगी कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट अवेलेबल है, क्वालिटी की भी टर्म्स में, क्वांटिटी की भी टर्म्स में, प्राइसेस के भी टर्म में। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट वो लोग बनेंगे जो अपनी डिजायरस हैं प्रोक्योरिंग इनपुट्स के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर्स। यानी जिन लोगों को रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर और अच्छी क्वालिटी का चाहिए ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट्स को बना सके, वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बन जाएंगे बच्चों। सिमिलरली जिन लोगों को अपने आउटपुट के लिए अच्छा अमाउंट चाहिए, अच्छा प्राइस चाहिए,
जिन लोगों को अपना आउटपुट, चाहे फसल हो चाहे कोई गुड्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किया हो, उन लोगों को उन चीज़ों को अच्छे दामों पर मार्केट में बेचना है, तो वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बन जाएंगे। सिमिलरली फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कोई कंसर्न है तो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनेंगे, और अगर फाइनेंशियल हेल्प किसी पर्सन को चाहिए लोन के फॉर्म में तो वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बन जाएगा बच्चों। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का पार्ट कौन लोग बनेंगे? जिन्हें सस्ते दामों पर अच्छे रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक घर ढूंढ रहा हूँ जो मेरे को एक रीजनेबल प्राइस में, जितनी मेरी इनकम है उतनी इनकम में एक अच्छा घर मेरे को मिल जाए अपनी फैमिली के लिए। तो क्या करूँगा, मैं बिल्डर्स के पास जाऊँगा या तो फिर मैं खुद से घर ढूंढूंगा, अलग अलग लोगों से पता करूँगा। इन सब की हैसल में इन्वॉल्व होने की बजाय मैं एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ज्वाइन कर लूँगा और उन्हें कहूँगा कि सर या मैम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हेड है या जो भी उन कामों को संभालते हैं, उनको कहूँगा कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरे को एक फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक घर चाहिए अच्छा, जो एक रीजनेबल प्राइस में, मेरी इतनी इतनी इनकम है, सो एंड सो इनकम है मेरी, उतनी इनकम में मेरे को एक अच्छा घर दिलवा दीजिए। तो अब ये लोग क्या करेंगे, इनके पास बहुत सारे बिल्डर्स के कॉन्टैक्ट होते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ के बारे में, जो घर बन रहे हैं उनके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन होती है, या इनके पास लैंड भी अवेलेबल होती है। तो ये मुझे वो लैंड या उन घरों के बारे में बताएंगे, मुझे दिखाएंगे, और अगर मुझे वो घर पसंद आता है तो मैं उसको परचेज कर लूँगा। सिमिलरली एम और फंक्शनिंग, यहाँ पर उनके एम लिखे हैं कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम है मिडल मैन को एक एलिमिनेट करना। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम है बड़े कैपिटलिस्ट, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे फाइट करना ताकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको हेल्प की जा सके। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम भी मिडल मैन को इम्प्रूव एलिमिनेट करना है ताकि कमीशंस को रिड्यूस किया जा सके और जो एक्चुअल प्रोड्यूसर है उसको ज़्यादा पैसा मिल सके। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम है फार्मिंग को इंक्रीज करना और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी के मटेरियल, अच्छी क्वालिटी के सीड, फर्टिलाइजर्स, उन सबको अवेलेबल कराते हैं रीजनेबल प्राइसेस में फार्मर्स को। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम है जो लेंडर्स हैं, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को बचाना। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एम है जो हाउसिंग प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना। सो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। जो जो हमने पढ़ा, ये टेबल एक बार ध्यान से दोबारा पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू सून। ऑल द बेस्ट।